ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा इनकलाब के दीवान ख़ास में आपका खैर मकदम है। रोज़नामा इनकलाब का ये नए सिलसिले की चौथी किस्त है जो आज भिवंडी में आपके सामने पेश की जा रही है। आज दीवान ख़ास में हमारे ख़ास मेहमान तौहीद ज्वेलर्स के मालिक और मारूफ कारोबारी जनाब शकील शेख साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आज हम इनके साथ सोने के कारोबार के मुतालिक कई दिलचस्प चीज़ें हम जहाँ मालूम करेंगे, वहीं शकील साहब का ये जो सफ़र है ज़ेवरात के कारोबारी बनने का, ये भी बड़ा दिलचस्प है। और आप शोलापुर शहर से बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन भिवंडी से इनकी क्या निस्बत है ये हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। तो बिना किसी लंबी तमहीद के अब हम इस गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। शकील साहब, आदाब और आपका इस्तकबाल है दीवान ख़ास में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब, ये आप चूँकि शोलापुर से बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं जी, तो ये भिवंडी से आपकी जो निस्बत है ये कैसी है? भिवंडी से तो निस्बत है माशाल्लाह, क्योंकि शोलापुर के बहुत सारे हजरात इधर भी है कारोबारी सिलसिले में। और ये शोलापुर के बाद हम लोग ने बॉम्बे में पहले बहुत सारे 2-4 ब्रांचेस शुरू हो गए जी। उसके बाद भिवंडी के अंदर हम लोग आए हैं। तो ऐसा तो पूरे बॉम्बे से भी ख़ास निस्बत है अल्लाह के करम से। और हम लोग सोच रहे थे कि शरीयत के हिसाब से और साफ़ सुथरा कारोबार और कैसा इधर करे बॉम्बे के अंदर, और जैसा हमारे ख़वातीन को भी जो धोखाधड़ी है और जो चीटिंग वगैरह है इसे कैसा बचाया जा सके, इस पे थोड़ी हमेशा फिक्रें रहती थी। जी, ये जो आपने कई सारे पॉइंट्स, कई सारे नुकात आपने कहे, धोखाधड़ी की बात हुई, और तो इस पर हम तफसीली आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस कारोबार में कैसे आए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि इस शोबे में मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत कम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका तनासुब काफ़ी कम है। जी जी। तो आप जो है यहाँ आप कैसे आए और आपने कैसे अपना कदम जमाया? पहला तो बेसिक ऐसा था कि मेरे मामा लोग ये लाइन में थे, उनका गोल्ड रिफाइन का वगैरह काम था। हालांकि कॉलेज के पढ़ाई के दौरान मेरा उसमें पढ़ाई के अंदर दिल नहीं लगता था, तो मैंने 12th किया और फिर सोचा कि मेरे डैडी जो हैं मरहूम यमार शेख साहब, जो सोशल वर्क में बहुत ये भी थे और रेलवे में ऑफिसर थे, सिटी चीफ टिकट इंस्पेक्टर थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। तो मैंने उनसे इजाज़त लेके मैं सोचा कि कारोबार करूं, मेरे को सर्विस के अंदर और इसमें कुछ ये नहीं था, तो मैं मामा लोगों की तरफ चला गया। लेकिन वो लोग का रिफाइनरी का काम था, तो मेरा रिफाइनरी के अंदर दिल नहीं लगता था। मैं सोच रहा था कि कुछ होलसेल में वगैरह काम करो और ये करो। तो फिर कुछ ऑर्नामेंट्स की वगैरह होलसेल का काम मैंने शुरू किया, जो वहाँ पे लोकल जो मलबारी लोग वगैरह थे उनको लेके केरला गया था। मैं केरला से काम को शुरुआत किया, उसमें मतलब अल्लाह करम से चलते गया। फिर बॉम्बे, केरला का ताल्लुक़ भी बॉम्बे से ही था, तो वो होलसेल में जो ज्वेलर्स वालों को जो होलसेल के ऑर्नामेंट्स रहते थे वो हम लोग बना के सप्लाई करते थे उस टाइम में। तो ख़ास तौर से चैन वगैरह रहती थी, चैन। और केरला की चैन ज़्यादा बॉम्बे में डिमांडेबल थी और बॉम्बे से जो चैन बनती थी वो ज़्यादा केरला के अंदर डिमांडेबल थी। तो दोनों लाइन से अल्लाह करम से वो पीरियड में अच्छा खासा चला। लेकिन बाद में फिर कंपटीशन और ये सब शुरू हो गया। अब्बा का भी ये था कि इधर वगैरह ट्रैवलिंग वगैरह ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, और थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से भी थोड़ा मसला था वगैरह, ये सब चीज़ें थी। तो अब्बा मरहूम का ये था कि इधर ही कुछ अच्छा शुरू किया जावे, जहाँ मतलब जिससे अपने लोगों को भी फ़ायदा हो जावे और सही तरीके से तिजारत करे। लेकिन मेरे सामने दिक्कतें और ये प्रॉब्लम आती थे कि जैसा ये जो ज्वेलरी का बिज़नेस है ये गिरवी से ताल्लुक़ रखता है, बैच के कामों से ताल्लुक़ रखता है, और वो सब चीज़ें हमको करनी नहीं थी क्योंकि सूदी कारोबार कुछ करना नहीं था। तो अब्बू का तो बोलना ऐसा ही था कि जो भी करेंगे ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ और शरीयत के हिसाब से। तो वो हिसाब से फिर हम लोग काफ़ी सोचते रहे कि अपना ज्वेलरी बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि लोग ज़्यादातर गिरवी रखने के लिए ज़्यादा आते हैं ना भाई। 3-4 टाइम तो कम से कम गिरवी रखने के लिए आएंगे, एक आध टाइम सोना लेने के लिए आएंगे।
तो अपने को तो वो करना ही नहीं था, लेकिन अब्बू ने बोला कि नहीं बेटा तू बिस्मिल्लाह कर, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़े हैं। जैसा हमारे अब्बू ने बोला तो अल्लाह ने वो पहले दिन से बड़ा करम का मामला किया कि पहले दिन से एकदम फॉर्म में चलने लगी। क्योंकि अब्बा का बहुत सारा अपडेट था कि जो शोलापुर लोकल में जो थे कि अब्बा ने बहुत काम किए हैं, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत, अब्बा हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहते थे। मतलब गरीबों की मदद, हॉस्पिटल के लाइन से और मदरसा के लाइन से और यतीम बच्चों के लाइन से उनके स्कूल की पढ़ाई, और मतलब आला लेवल की अब्बा चाहते थे भी ये कि उनकी अच्छे से अच्छे पढ़ाई हो जावे और दीन और दुनिया दोनों में मतलब वो अपने बच्चे टॉप करें। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है जी 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 कि ये कारोबार आपने जो बाकायदा शुरू किया ये कब की बात है? ये 2003 में हम लोग ने शुरू किया, 2003-2004 में शोलापुर से। और ये ऑयल रिफाइनरी का जो आपने बताया गोल्ड रिफाइनरी का, गोल्ड रिफाइनरी ये केरला में? हाँ हाँ, केरला के अंदर। ये 93-94 की बात है। अच्छा। तो क्योंकि ये थोड़ा बाहर से नजर आने में गंदा लगता था, तो मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता था, तो मैं मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लिया और थोड़ा मैं डाइवर्ट हो गया उधर से। लेकिन बेस मेरा केरला बना, मतलब उधर जाके ही ये सब चीज़ें, वहाँ के कुछ लोग मेरे को अल्लाह करम से अच्छा जो गाइडेंस करने वाले मिले। 2003 में आपने आपकी पहली शॉप, पहली दुकान जो है वो शोलापुर में आपने शुरू की। जी। 2003 से आज 2022 जी जी चल रहा है माशाल्लाह जी। और इन सालों में आपकी जो तरक्की का जो सफ़र है जी वो कैसा गुजरा और आज आप किस मकाम पर हैं? जी जी। अगर आपने एक से शुरुआत की थी जी तो आज आप कितने नंबर तक पहुंचे हैं? अभी 7 शोरूम है अल्लाह करम से मेरे, माशाल्लाह। तो जैसा हम लोग ने पहला शोरूम हमारा शोलापुर के अंदर था, फिर मुमरा, फिर कुर्ला, भाईखला, और उसके बाद भिवंडी है, फिर कल्याण है। फिर कुर्ला वालों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो कुर्ला में 2 शोरूम है मेरे, एक अलग एरिया में है और दूसरा अलग एरिया में, दोनों वेस्ट में ही है। इसमें भी और ये सब चीज़ों में भाइयों का वगैरह बहुत अच्छा सपोर्ट रहा माशाल्लाह, इससे अल्लाह करम से, और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस भी पब्लिक का अभी भी है, अल्लाह का एहसान है। एक अहम चीज़ और जहन में आती है मेरे आपकी बात सुनकर जी। एक दुकान से आप 7 दुकानें हो जाती हैं जी, तो जी। यकीनन इसमें कोई तो इनफरादियत होगी, कोई तो खूबी होगी जिसकी बुनियाद पर आपने माशाल्लाह तरक्की की है। तो आपका क्या खुसूसियत है? सब में बड़ी खुसूसियत है ये है कि 100% रीसेल, ये मैं मतलब एकदम ज़िम्मेदारी से कहता हूँ और एकदम मतलब पक्के दावे के साथ कहता हूँ कि ये चीज़ मैंने मार्केट के अंदर पहला लेके आया, क्योंकि शरीयत का भी उसके अंदर बहुत सारा दखल था। देखो, मिलावट के बगैर पूरी दुनिया में सोना नहीं बनता। जेवरात बनाना है तो उसको मिलावट करना ही पड़ेगी, लेकिन जो मिलावट के साथ हम लोगों को दे रहे हैं वो मिलावट वापस लेना चाहिए, समझे। ज्वेलर्स क्या करते हैं कि मिलावट के साथ देते हैं लेकिन मिलावट काट के लेते हैं, जैसा 10% काटते हैं, 15% काटते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते। जैसा कि 100% रीसेल का मतलब ये होता है कि जो मिलावट के साथ हम लोग तुमको सोना दे रहे हैं वो मिलावट भी वापस सोने के भाव में ले रहे हैं हम लोग, समझ रहे बात में। आप तोड़ मोड़ के अगर उसको वो जेवरात चूरा भी करके लेके आते हैं तो भी हम लोग उसको मतलब जैसा आपने 40,000 के हिसाब से तोला लेके गए और आज 50,000 रुपये का रेट है, तो जो मतलब 50,000 जो करंट मार्केट चल रहा है वो हिसाब से पूरा कोई 1% भी हमारी दुकान के अंदर कटता नहीं है, चाहे तुम कैश ले लो या बदली में जेवरात ले लो। तो ये 100% जो रीसेल आपने कहा ये और थोड़ा सा बताएंगे कि ये कैसे होता है? आम दुकानों पर क्या होता है? आम दुकानों पे ना भाई कि मतलब जैसा 916 जेवरात है, 916 का आइटम है, तो उसके अंदर 91.60% सोना है और 8.4% चांदी और तांबे का मिला के ये जेवर बनता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि 100% रीसेल का मतलब ये होता है जो चांदी और तांबा जो उसके अंदर सोने के भाव में, बेचने के टाइम में सोने के भाव में गया हुआ है, लेकिन लेने के बाद ज्वेलर्स ऐसा करते हैं कि उसको साइड करते हैं, वो काट के लेते हैं, जैसा 8.5%, 10% वगैरह। तो ये तो ही ज्वेलर्स में ऐसा नहीं होता है, जो वो मतलब 100% रीसेल, मतलब 1% भी नहीं कटेगा। तांबा और चांदी जो आपको सोने के भाव में गया है वो भी हम लोग 100% रीसेल में ले लेते हैं, सोने के भाव में ही वापस ले लेंगे। बात दूसरे ज्वेलर्स ये काम नहीं करेंगे। अच्छी बात ये भी है कि आप ट्रेंड सेटर बने हैं, न सिर्फ आप अपने जगह पर खड़े हैं बल्कि बिल्कुल। दूसरे लोग भी इस दौड़ में आ रहे हैं। जी, जी। और उनके आने से ये मार्केट और बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा। और कम्युनिटी के जो नए कारोबारी हैं जी, जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं जी, जी, जी। वो इस तरफ आएंगे। जी। तो आप देखा जाए तो
मुस्बत तरीके से जी। कि आपने एक रुझान बना दिया, जी 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 कि आप एक मिसाल बन गए। जी जी जी, अल्लाह कि का जब एहसान है। आज तक के इसमें अगर कम थे लोग, जी। तो आपने बताया कि नहीं, यहाँ पर भी बहुत जी। लंबी रेस है और जी। ये यहाँ दौड़ा जा सकता है, जी, और एक बिल्कुल, साथ बिल्कुल। अकेले नहीं, जी। एक साथ कईयों को कोई लेकर। और आना भी चाहिए, तो ये कारोबार साफ सुथरे तरीके से चलेगा, समझ रहे बात मेरी। जी। और फिर कंपटीशन रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को भी अच्छा सोना मिलेगा और अच्छा ये मिलेगा, और उसमें काम करने में मज़ा भी आएगा। अगला सवाल मेरा ये है जी, कि जी। अगर मैं बाजार में जाता हूँ, मैं सराफा की दुकान पर, ज्वेलर्स की दुकान पर मैं जाता हूँ और मैं खरीदता हूँ सोना, जी मैंने 10,000 रुपये का सोना खरीदा, जी। तो वो जो सोना मैं खरीद रहा हूँ, वो मुझे कैसे इत्मीनान होगा कि ये जो मैंने खरीदा है ये सही है या हाँ, गलत सही है या गलत है? गोल्ड लेने के टाइम में कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक तो क्या है कि ये हॉलमार्क है कि नहीं है, इसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है कि नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ, हॉलमार्क है कि नहीं, उसमें गवर्नमेंट के मतलब उस पर गवर्नमेंट की मोहर लगती है। भारतीय मानक ब्यूरो एक जो गवर्नमेंट की संस्था है, इसकी मोहर लगती है उस पर, और उसकी मोहर वगैरह उसके अंदर उस पर है कि नहीं है। और अभी तो नया मतलब अभी और उसके अंदर गवर्नमेंट ने मतलब तरक्की करके उसको HID बनाया है, मतलब और कुछ कोड उसके अंदर रखे हुए हैं, उसकी जो मार्क रहता है उसके अंदर कुछ कोड रहते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के कोड हैं वो उसके अंदर है कि नहीं है, और ये ज्वेलर्स वाले ने इसको हॉलमार्क से सर्टिफाई किया हुआ है कि नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हॉलमार्क है और ये है तो आँख बंद करके ले सकते हैं। और दूसरी उसमें जो बड़ी बात जो मैंने पिछले टाइम आपको बताई कि 100% देता है क्या नहीं, अभी उससे ज्वेलर्स वालों से पूछना चाहिए कि बाबा वापसी में कैसा लेगा, तू पूरा पैसा देगा या नहीं देगा, कितना काटेगा मेरा, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब 10% भी है तो 1 लाख के पीछे 10,000 रुपये का आपका कटेगा, 25% है तो 1 लाख के पीछे 25,000 रुपये कटेंगे। तो ये सवाल उससे करना ज़रूरी है, और ये लिखा के भी राइटिंग में लेना चाहिए उसके बिल पे कि ये वापसी में क्या काटेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। एक तो हॉलमार्क रहना चाहिए, और दूसरा रीसेल में क्या मतलब देना चाहिए। और फिर उसके बाद की जो चीज़ें हैं, जैसा ये लेबर चार्जेस क्या लगा रहा है, रेट क्या लगा रहा है, ये पूरा कैलकुलेशन करना चाहिए। यहाँ पे हमारी मस्तूरात की धोखाधड़ी होती है, वो कभी रेट घटा के बोलेंगे, इधर मजदूरी बढ़ाएंगे, समझ रहे। तो ये चीज़ों का पूरा कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने। बड़ी मालूमाती चीज़ें आपने बताई जी। इसमें मेरा अब मैं ये जानना चाहूँगा, 7 दुकानों तक तो आप पहुँच गए जी। तो आपके मंसूबे क्या हैं मुस्तकबिल के? अल्लाह करम से आगे भी काम करने के हैं, लेकिन मेरा तरीका ये है कि जितना कंट्रोल में है अपना उतना काम किया जाए, है ना। मतलब कि ब्रांचेस बढ़ाते जा रहे हैं, और फिर ये मतलब ब्रांचेस पे ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब उस पर कंट्रोल नहीं है। इसमें क्या है कि अगर कारागिर भी कुछ 19-20 करता है तो ये इसका वबाल हम पे आने वाला है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो ये पूरी चीज़ें कंट्रोल में रहना चाहिए, और पूरा कंट्रोल में रह के ही फिर हम लोग धीरे धीरे ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं। अभी है अल्लाह करम से कि इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करने का है, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, और इंडिया के भी मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर वगैरह काम करना है इंशाअल्लाह। तो आप मौजूदा कारोबारियों को, जी। ज्वेलर्स को, जी। आप कोई मशवरा देना चाहेंगे, और उन नए लोगों को जो इस मैदान में आना चाहते हैं, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आवे इसके अंदर, लेकिन अच्छे क्वालिटी का सोना देवे। और मतलब जो वापसी के अंदर ज़्यादातर चीटिंग होती है, जो कटाई वगैरह, ये सब नहीं। आदमी क्या थोड़े लालच में आके और थोड़ा नुकसान का मतलब डर रहता है, इतना मेरे को नुकसान हो रहा है इतना, लेकिन क्या है कि अल्लाह वो नुकसान में से रास्ते निकालते हैं, समझ रहे बात मेरी। उसमें आदमी ने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब पुराना सोना ज़्यादा आता है उस टाइम में ज़्यादा नुकसान होता है, तो उस टाइम में फिर आदमी फिसल जाता है कि वो फिर 10% काटेगा, 15% काटेगा, 25% काटेगा। ये सब नहीं है। मतलब आदमी ने जमना चाहिए मजबूती से, और 100% रीसेल देना चाहिए पब्लिक को। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। कारोबार के हवाले से तो हमने बातचीत कर ली, जी। सोना कैसे खरीदें, जी। क्या जांचें, जी। क्या मालूम करें, जी जी ये हमने जान लिया। तो ये एक पहलू हमारा आपके सामने है, आपके कारोबार के हवाले से क्या नज़रिया है, आप क्या सोचते हैं। जी। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप का समाजी पहलू क्या है। सवाल इसलिए मेरे जहन में आया कि आपने इब्तिदाम बताया कि आपके वालिद साहब रेलवे में अफसर हैं, अफसर थे, सुबुकदोश हुए, फिर इंतकाल कर गए, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो क्या ये वालिद का विरसा, मतलब आपके अंदर वो बतौर विरसा जो है वो आया क्या, और आपने उसको कैसे निभाया, आप कैसे निभा रहे हैं?
क्योंकि हम लोग बचपन से देखते थे कि हमारे वालिद मोहतरम जो यतीमों की ज़्यादा हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे कि ये बच्चे कैसे लिखे पढ़े और इनको दीनी तालीम कैसे हासिल करें, दीनी तालीम भी और दुनिया की तालीम भी, और दुनिया में भी कैसा टॉप लेवल पे जाके काम करें, ये हमेशा फ़िक्र रहती थी। फिर उन्होंने तकरीबन मतलब 2000 से पहले ही मेरे को लगता है 1997-98 के अंदर एक छोटा मदरसा शुरू किया था। तो उसके अंदर मतलब कि यतीम बच्चे जो हमारे शोलापुर से 80 किलोमीटर कुर्डवाड़ी पे करके एक बंजर इलाका है जहाँ पे ना पढ़ाई की सहूलत थी ना दीनी कुछ, मतलब दीन की तो दूर दूर तक कोई ये नहीं थी। ऐसा भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत बंजर इलाका है वो, तो मतलब हमेशा उनकी फ़िक्रें रहती थी। तो वहाँ पे उन्होंने वो एरिया को टारगेट बना के, वहाँ के इलाके को ये टारगेट बना के वहाँ पे काम करना शुरू किया था। तो मैं बचपन से देखता था और अल्लाह के करम से बहुत अच्छे नतीजे आते थे कि उलमा इकराम भी फारिग हो रहे, हुफ़ाज़ इकराम भी बन रहे, और स्कूल और कॉलेज के साथ कंप्यूटर की पढ़ाई भी, मतलब एकदम पढ़ाई भी एकदम हाई लेवल की दे रहे थे वो। मतलब छोटे पैमाने पे 10-15 बच्चों से शुरुआत की थी, आज अल्लाह के करम से 160-170 बच्चे हैं, और जिनका कोई किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के दोनों नहीं है, सब इस तरीके से बच्चे, और उनका हॉस्टल भी, खाना रहना, यहाँ तक कि मेरे अब्बू इतनी फिक्र करते थे कि उनके कपड़े भी मतलब वो बच्चों को धोना ना पड़े। ये मदरसा आपने कहाँ बताया? ये शोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुर्डुवाड़ी करके है, जहाँ से शोलापुर से 80 किलोमीटर। उस मदरसे का पूरा जिम्मा अभी आप निभा रहे हैं? अल्लाह के करम से ये हमारे दुकानों से ही उसके सब खर्चे पूरे होते हैं, चंदा पट्टी वगैरह कुछ किया नहीं जाता है। कितने तुलबा हैं वहाँ पर? वहाँ पे अभी अल्लाह के करम से 165-170 बच्चे हैं। थोड़ा अभी कम हो गए लॉकडाउन के बाद, अभी आ रहे बच्चे, पूरे बच्चे नहीं आए, लेकिन 165-170 बच्चे हैं। तो वहाँ पर दीनी तालीम आलिमियत है, हिफ्ज़ है? आलिमियत नहीं है, हिफ्ज़ करके फिर आलिमियत के लिए हम दूसरे जगह भेज देते हैं। अच्छा, और दुनियावी तालीम, असली तालीम की हम बात करें, हाँ। तो वो कहाँ तक की दी जाती है? वो 7th क्लास तक की है, फिर दूसरे जगह दूसरे बड़े स्कूलों में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं वहाँ से। माशाल्लाह। जी। तो ये आप यतीम बच्चों के हवाले से जो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह काबिल सताइश है, और अल्लाह इसका अजर देगा। अजर भाई, ये तो अल्लाह का एहसान है, अपनी कोई कमाल नहीं है। अल्लाह अपने से ये काम ले रहा है, अपनी क्या औकात है, अपनी तो कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ने अपने को इसके लायक समझा और अपने से ये काम ले रहा है। शकील साहब, यहाँ पर एक और मैं चाहूँगा, एक गुजारिश वाला सवाल है जी, कि जैसे आपने यतीम बच्चों के लिए दीनी और दुनियावी एतबार से ये बीड़ा उठाया और काम चल रहा है, तो क्या मुस्तकबिल में असली आला तालीम के लिए ऐसे माशी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए जी, जो ज़रूरतमंद भी हैं, डिज़र्व करते हैं, वो हक रखते हैं कि उनको दिया जाए, उनके अंदर सलाहियत है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है माशी तौर पर कमज़ोरी की बिना पर, तो क्या आपके पास कोई ऐसा मंसूबा है कि आप कुछ करें? हम लोग ना उनके अगर लिए भाई ये सोच रहे हैं फिलहाल कि जैसा हमारा मदरसा है, इसको और अच्छे तरीके से कैसा कर सकते हैं, जैसा स्पोर्ट के अंदर, उसके अंदर और क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, जैसा घोड़ेसवारी है, स्विमिंग है, कराटे वगैरह है, इसमें अपने बच्चे कैसा अच्छे से मतलब इसमें कैसा आगे तरक्की करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस कैसा देंगे, और मतलब स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कैसा आएंगे, ये थोड़ा हम लोग का प्लानिंग चल रहा है कि इसमें कैसा हम लोग काम करें कि ये तो बेचारे गरीब और यतीम बच्चे हैं, ये भी ऊपर आना चाहिए, और ये भी, हालांकि इनमें भी बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी है। 2-3 साल पहले हमारा एक बच्चा हिफ्ज हो गया, मेरे को लगता है वो 1.5 साल के अंदर का कुछ, और मतलब एक दम में पूरा कुरान सुना दिया उसने, एक दम के अंदर नॉन स्टॉप। मतलब ये एक मिसाल है, ये तो मतलब बड़े बड़े सिटियों के अंदर ऐसे मतलब ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहे जो एक दम के अंदर पूरा कुरान शरीफ सुना रहा है। कोई क्या कर रहा है कि 5-5 पारे मिल के सुनाएगा, कोई 10 पारे एक दम में सुनाएगा, कोई 20 पारे सुनाएगा, वो एक दम के अंदर पूरा कुरान सुना रहा है, और 1.5 साल के अंदर कुछ तो पूरा टोटल हिफ्ज किया उसने। मेरे को पक्का नहीं मालूम, लेकिन 1.5 साल के अंदर तकरीबन उसने हिफ्ज किया। इतने क्वालिटी के बच्चे हैं माशाल्लाह। तो स्पोर्ट में भी आगे बढ़ना चाहिए ये लोगों, मतलब अल्लाह ने बहुत हुनर दिया है, मतलब इनको थोड़ी फूंक मारने की ज़रूरत है और अच्छी टीचिंग की ज़रूरत है। नाज़रीन व सामीन, रोज़नामा इनकलाब की जानिब से दीवान ख़ास का सिलसिला इंशाअल्लाह यूं ही चलता रहेगा। अगली किस्त में एक नए मेहमान के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।